आज हम पढ़ने वाले हैं मास एंड मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। केमिस्ट्री में हम 4 तरह के मासेस पढ़ते हैं। फर्स्ट इज एटॉमिक मास, सेकंड इज मॉलिक्यूलर मास, थर्ड इज फॉर्मूला मास एंड फोर्थ इज मोलर मास। वन बाय वन देखेंगे चारों को। तो फर्स्ट है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम। अगर हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं तो एटम का साइज जो होता है बहुत स्मॉल होता है। जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल। तो ये वैल्यू जो है बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। इतनी स्मॉल वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं तो कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाती है। तो उस इशू को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है, हम रिलेटिव मास स्टडी करते हैं। रिलेटिव मास लेते हैं। रिलेटिव मास मतलब कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव में हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड है हमारे पास कार्बन 12। तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी एटम हमारा कार्बन 12 के एटम के कंपैरिजन में कितना हेवियर है या कितना लाइटर है। तो उसके लिए उसको और अच्छे से पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं इसको एटॉमिक मास यूनिट्स के टर्म्स में। वो कैसे होता है, तो क्या है कि कार्बन 12 का जो एटम है, कार्बन 12 का जो एटम है उसको मास असाइन किया गया है 12 AMU। 12 AMU, बट AMU है यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो 12 कार्बन का मास होता है 12 AMU। तो 1 AMU कितना हो जाएगा, 1 AMU हो जाएगा 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये आती है ऑलमोस्ट 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल। तो हमें यहाँ पे 1 AMU की वैल्यू मिल गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को फिर से अगर हम देखें, कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं 1 AMU से डिवाइड कर दूं तो हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन का जो मास है उसमें कितने AMUs हमें मिलता है। तो ये आता है ऑलमोस्ट 1.0080 के इक्वल। तो हम इतना छोटा मास पढ़ने की बजाय, इतनी कम वैल्यू को देखने के बजाय हम क्या देख सकते हैं कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1.0080 AMU, जो कि कन्वेंशनली इजी पड़ेगा हमें कैलकुलेशंस में। इसी तरह ऑक्सीजन का कितना मास हो जाएगा, 16 AMU। ठीक है, तो AMU है एटॉमिक मास यूनिट, जो कि एटॉमिक मास की यूनिट होती है। तो आजकल क्या किया गया है, AMU की जगह U यूज किया जाता है। U इज यूनिफाइड मास। AMU शो नहीं किया जाता है, प्रेजेंटली U शो किया जाता है। बट कैलकुलेशंस में क्या किया जाता है, एटॉमिक मास की जगह पे एवरेज एटॉमिक मास यूज किया जाता है। एवरेज क्यों लिया जाता है और किसका एवरेज लिया जाता है, क्योंकि जो हमारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके डिफरेंट आइसोटॉप्स नोन हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। सिमिलरली कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। आइसोटॉप होता क्या है, आइसोटॉप होते हैं किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। जैसे कि ये तीनों जो है हाइड्रोजन के फॉर्म्स हैं, आइसोटॉप्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर तो तीनों का 1 है बट एटॉमिक मास तीनों का डिफरेंट है। इसी तरह कार्बन के केस में तीनों का एटॉमिक नंबर तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। एक का 12 है, एक का 13 है, एक का 14 है। इसी तरह क्लोरीन के केस में जो डिफरेंट आइसोटॉप्स होता है, इनका रिलेटिव अबंडेंस डिफरेंट होता है। किसी का अबंडेंस हाई होता है, किसी का लो होता है। तो तीनों के ही मासेस को हमें कंसिडर करना पड़ता है, इसीलिए हम एटॉमिक मास लेने की बजाय एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं
कि जो डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं इनकी परसेंटेज अबंडेंस को मल्टीप्लाई करते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट के एटॉमिक मास से, और तीनों का, जैसे कार्बन के केस में 3 है तो तीनों के परसेंटेज अबंडेंस को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपस में सम करके उसका एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। जिस तरह हम देखें, अगर कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 का परसेंटेज अबंडेंस अगर हम देखें तो ये होता है ऑलमोस्ट 98%, ये 1.1%, ये होता है 2 × 10⁻⁻10% के इक्वल ऑलमोस्ट, और इनका एटॉमिक मास जो है वो है इसका 12, ऑलमोस्ट 13 एंड ये ऑलमोस्ट 14। अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालें इसके केस में तो कितना आ जाएगा, तो अगर ये परसेंटेज में है 12 × 0.98 नॉर्मल टर्म्स में मैं ले रही हूँ, प्लस 13 × 0.01 प्लस 14 × 2 × 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 12.011 यूनिट के इक्वल। तो एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा कार्बन का 12.011 यूनिट। तो हमने पढ़ा एटॉमिक मास के बारे में जिसमें हम बात करते हैं किसी एक एटम की। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम से मिलके बना हुआ होता है। जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल की, मीथेन के मॉलिक्यूल की और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की। तो इसमें क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन दो तरह के एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके केस में मास कितना होगा, तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स प्लस इसी तरह जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हम एटम्स हम यूज कर रहे हैं उनके एटॉमिक मासेस को हम यहाँ पे सम अप कर देंगे। मास ऑफ नेक्स्ट एटम, जैसे हमने यहाँ पे अगर CO2 की बात करें तो पहले हम क्या ले लेंगे, कार्बन की बात कर लेंगे, और सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ पे कार्बन एटम्स। तो सिंपली क्या करना है, एटॉमिक मासेस को जोड़ देना है, और जो नंबर ऑफ एटम अगर एक से ज्यादा होगा तो क्या कर देना है, एटॉमिक मास को उसके पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कार्बन का अगर हम देखें ऑलमोस्ट रफ अगर हम ले लें तो 12 mu या U 12U प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2 एटम्स है, एक एटम का मास होता है 16U। तो अगर हम इसको सम अप करें कितना हो जाएगा, 44U। तो इजी है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। नेक्स्ट हम देखें CH4 मीथेन का, तो 1 कार्बन के लिए हो जाएगा 12U प्लस 4 हाइड्रोजन के लिए, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1U। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 16U। थर्ड हम देखें, ये थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, इसमें 3 एटम्स हैं, C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे 6 कार्बन्स हैं, 6 × 1 कार्बन का एटॉमिक मास 12U, 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1U प्लस 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16U। इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट 180U के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, तो मॉलिक्यूलर मास इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास हम देखते हैं आयनिक सॉलिड्स के केस में, आयोनिक सॉलिड्स जैसे कि NaCl। यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास जो टर्म यूज कर रहे थे ना पहले, उस टर्म की जगह पे हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स के केस में क्या होता है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट्स नहीं होती हैं,
डिस्क्रीट मतलब अलग से अकेली यूनिट प्रेजेंट नहीं होती है यहाँ पे। जैसे कि अगर हम NaCl की ही बात करें तो एक जो Na पॉजिटिव आयन होता है, सोडियम का जो कैटायन होता है, वो सराउंडेड होता है 6 क्लोराइड आयन से। इसी तरह एक क्लोराइड आयन जो है वो सराउंडेड होता है 6 सोडियम आयन से। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट आयन से मिलके एक बहुत बड़ी यूनिट बना लेते हैं, अलग से एक यूनिट प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला मास टर्म यूज करी जाती है। मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम है कि जो जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को सम कर दो तो हमें फॉर्मूला मास मिल जाएगा। बस डिफरेंस क्या है, टर्म हमें डिफरेंट यूज करनी है। आयोनिक सॉलिड्स के केस में फॉर्मूला मास यूज करना। अगर हम NaCl की बात करें तो मास कितना हो जाएगा, सोडियम का मास ऑलमोस्ट 23 यूनिट्स एंड क्लोरीन का हो जाएगा 35.5 यूनिट। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 58.5 यूनिट। नेक्स्ट इज मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ any substance in grams। जी, तो बाकी जो हमने मासेस देखे थे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, वो हमने क्या दिखा था कि उनकी यूनिट क्या थी, पहले AMU थी और बाद में उसको चेंज करके U कर दिया गया, यूनिफाइड मास कर दिया गया। जबकि मोलर मास के केस में हमें क्या याद रखना है कि इसकी यूनिट जो है वो ग्राम्स में होगी। ये बाकी के मासेस से डिफरेंट चीज है। तो जो इसकी यूनिट है वो ग्राम्स में रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जितना मास होगा उसको बोलेंगे मोलर मास। अब यहाँ पे 1 मोल है क्या, मोल होता क्या है, मोल इज अ यूनिट, मोल इज अ यूनिट टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमें यूनिट्स गिवन है ना। अगर हम देखें मास के लिए, तो मास के लिए यूनिट है, ऐसा यूनिट पढ़ा है ना, फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो ऐसा यूनिट जो है मास की वो किलोग्राम्स है और लेंथ की मीटर है और टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए ऐसा यूनिट है मोल। क्लियर। और सिंबल इनका क्या है, जैसे किलोग्राम का सिंबल क्या है, केजी में शो करते हैं, लेंथ को मीटर M में शो करते हैं, सेकंड को S में शो करते हैं। इसी तरह मोल का सिंबल क्या है, MOL में शो करते हैं। क्लियर। तो मोल क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और याद रखना है, जैसे हमारे पास डजन्स होता है, डजन होता है, तो 1 डजन है, इसमें 12 आइटम है। 1 स्कोर होता है, इसमें 20 आइटम होते हैं। इसी तरह 1 मोल जो हमारा होता है, 1 मोल जो हमारा होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल ऑफ किसका, ये कोई भी एंटाइटी हो सकती है। तो कोई भी एंटाइटी कौन सी हो सकती है, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे कि जैसे 1 मोल एटम, 1 मोल एटम में कितने एटम रहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसी तरह 1 मोल मॉलिक्यूल अगर हम बात करें तो कितने मॉलिक्यूल, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे ऐसा लगेगा
कि एटम की बात कर रहे हैं तो ये एटम हो जा रहा है, जब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल हो जा रहा है। तो इससे इसको एक इजी से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 1 डजन आइटम, हम बोल रहे हैं 12 आइटम्स। जैसे हम बात करें 1 डजन एप्पल, तो कितने एप्पल होंगे? 12 एप्पल होंगे। कोई और चीज की बात करें, 1 डजन बनाना बात करें तो उतना उसमें क्या हो जाएगा? 12 बनानास। तो इसी तरह मोल क्या है? एक यूनिट है जिसमें हमेशा कितना होगा? 6.022 into 10⁻23 एंटिटीज होंगी। तो जो हमारा मोल का कॉन्सेप्ट है, मोल का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस नीट और जेई और बाकी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ कि क्या होता है इसमें। तो हमने पढ़ा कि मोल जो है वो यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए, ऐसा यूनिट है मोल, और इसका सिंबल क्या है? MOL। क्लियर? तो हमने देखा कि 1 मोल एंटाइटी जो होती है वो 6.022 into 10⁻23 एंटिटीज के इक्वल होती है। तो अगर हम बात करते हैं 1 मोल एटम्स की, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 6.022 into 10⁻23 एटम्स के। अगर बात करें 1 मोल मॉलिक्यूल्स की, तो ये भी इक्वल हो जाएगा 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के। जो ये टर्म हम यूज कर रहे हैं 6.022 into 10⁻23, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। ठीक है, ये जो दोनों टर्म्स हैं ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होंगी। 1 mole atom contains Avogadro number at atoms equal to Avogadro number, and 1 mole molecule have molecules equal to Avogadro number। क्लियर? एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि 22.4 लीटर ऑफ all the gases at STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे have 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या गैस। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन में अगर हमें दिया हुआ है कि कोई भी गैस है वो STP पे है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है, और उसका 22.4 लीटर वॉल्यूम गिवन है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने लेना है? हमें 1 मोल लेना है। तो ये जो तीनों हमारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होंगे। एक और फॉर्मूला हम नोट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए। किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकाल सकते हैं? वो सब्सटेंस के गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास से डिवाइड करके। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन हो 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2 में पूछा हो नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने क्या बताया है? फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 22 ग्राम। मोलर मास कितना होता है CO2 का? 44 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हमारे पास? 0.5 मोल। जो ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो हमें क्या गिवन है? क्या गिवन है? लिख लेंगे। सबसे पहले गिवन है कि मोल्स कितने हैं? 3 मोल्स हैं C2H6 के। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम्स हैं कितने हमारे पास? कार्बन एक इथेन के मॉलिक्यूल के पास 2 कार्बन है। ठीक है, एक C2H6 की यूनिट में 2 कार्बन है और हमारे पास मोल्स कितने हैं? 3 है। तो ये 3 गुना हो जाएगा। तो कितने मोल्स हो गए कार्बन के? 6 मोल्स हो गए। इसी तरह अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम्स की,
तो हाइड्रोजन एटम के मोल कितने हो जाएंगे? हमारे पास एक इथेन की यूनिट में कितने हाइड्रोजन्स हैं? 6 हाइड्रोजन्स हैं, क्लियर। और हमारे पास कितनी ऐसी यूनिट्स हैं? 3 यूनिट्स है ना, 3 मोल है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितने मोल हो गए? 18 मोल हो गए। इसी तरह थर्ड है हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है इथेन के कितने हैं, तो 3 मोल में हमारे पास कितनी यूनिट हो जाएगी इसकी? 3 यूनिट हो जाएगी, 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो 3 मोल ऑफ C2H6 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3C2H6 इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो यहाँ से और भी इजी हो जाएगा समझना। पहले मैं यहाँ पे थर्ड का आंसर दिखा देती हूँ। मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हम दोबारा से देखें, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन कितना है? 2 और 3 यूनिट के लिए 6, क्लियर। हाइड्रोजन 6 है, 3 यूनिट्स के लिए 18, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन कितना हो गए? 3 हो गए, क्लियर। एक और क्वेश्चन के थ्रू इन फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना है उसको देखते हैं। तो हमसे यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों में हमें नंबर ऑफ एटम्स बताना है कितना कितना है। तो फर्स्ट हमें गिवन है 52 मोल्स ऑफ हीलियम। तो 52 मोल्स ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? हमें पता है 1 मोल एटम में कितने एटम्स होते हैं? 1 मोल एटम्स ऑफ, यहाँ पे हीलियम की बात हो रही है, तो कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 52 मोल्स के पास 52 मोल एटम्स ऑफ 52 मोल्स ऑफ हीलियम के पास कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स? 52 इंटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने एटम्स हमारे पास हो जाएंगे, क्लियर, वेरी इजी। सेकेंड है 52 यूनिट्स ऑफ हीलियम और थर्ड है 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। तो यूनिट और ग्राम्स वाले में क्या डिफरेंस है कि U जब था तो इसका क्या मतलब है कि या तो ये इसका एटॉमिक मास है और मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, बट यहाँ पे हीलियम है, हीलियम क्या है? एटम है, तो एटॉमिक मास है। और जो ग्राम्स में गिवन है वो हमारा क्या है? मोलर मास है, ठीक है। तो एटॉमिक मास है ये वाला और ये मोलर मास है। तो सेकंड को अगर हम देखें, हमें क्या गिवन है? 52 यूनिट्स ऑफ हीलियम है, ठीक है। तो 1 जो हीलियम का एटम होगा, 1 एटम ऑफ हीलियम, उसका मास कितना होगा? एटॉमिक मास कितना होगा? 4 यूनिट होगा। तो 52 यूनिट, मैं इसको इस तरफ से शो कर देती हूँ, कैसे? 4 यूनिट ऑफ हीलियम कंटेन्स एटम्स। कितने एटम आएंगे 4 यूनिट में? एक एटम आएगा, ठीक है। तो 52 यूनिट्स ऑफ हीलियम में कितने एटम हो जाएंगे? 1/4 ऑफ 52 यानी कि 13 एटम्स, क्लियर। तो फर्स्ट का आंसर था 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और सेकंड का आंसर है 13 एटम्स। और थर्ड क्या है हमारा? 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम गिवन है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो थर्ड है हमारा 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम, क्लियर। तो इसमें हम अपना थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमारे पास मोल्स हैं कितने, क्योंकि हमें मोलर मास गिवन है बट हमें ये नहीं पता कि कितने मोल्स हैं। तो हम मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, कितना हो जाएगा? गिवन मास 52 है और मोलर मास हमारे पास 4 यूनिट था, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हो गए 13, क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स हो गए 13। अब हम क्या कर सकते हैं? एटम्स निकाल सकते हैं। 13 मोल एटम्स में कितने नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे? 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो जब मुझे ग्राम्स में मास गिवन था, मतलब मोलर मास गिवन था, मोलर मास नहीं, एक जनरल मास गिवन था, क्योंकि मोलर मास क्या होता है? 1 मोल सब्सटेंस का कितना मास है वो होता है मोलर मास। तो हमारे पास यहाँ पे एक गिवन मास था, पहले हमने ये देख लिया कि उसके उस मास में कितने मोल्स आ रहे हैं।
तो उससे हम इजीली ये वाला फॉर्मूला यूज करके कि 1 मोल एटम के पास तो इतना एटम्स होते हैं, तो हमने इजीली देख लिया कि 13 मोल एटम्स के पास कितना एटम होंगे। तो इजीली हमारे तीनों फॉर्मूलाज दो फॉर्मूलाज यूज हो गए। सिमिलरली अगर हमसे मॉलिक्यूल पूछे जाते ना तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। तो जो भी पूछा जाएगा उस टर्म्स में हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नीट, जेईई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं।